अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, हमने क्लास 10 का बायोलॉजी स्टार्ट किया है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आपको पेश करें ताकि आपको बायोलॉजी बआसानी समझ में आ जाए। दोस्तों, आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो क्लास 10 के बायोलॉजी का यूनिट नंबर 14 है, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, आखिर तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें, ताकि जब भी मैं लेक्चर को आखिर तक पहुंचाऊंगा, ख़त्म करूंगा, तो इंशाल्लाह आपके जहन में वो लेक्चर बैठा होगा और आपको याद करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। यूनिट नंबर 14 है, यूनिट नंबर 14, और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, सो रिप्रोडक्शन क्या है इसके बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चले हम इस चैप्टर के नाम का जो है वो क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। एक्चुअली इस लफ्ज की जो मानी है दोस्तों, इसका मतलब है प्रोक्रिएशन। क्या मतलब है? प्रोक्रिएशन। एंड व्हाट इज मीन बाय प्रोक्रिएशन? प्रोक्रिएशन का मतलब है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब है नस्ल, आगे नस्ल पैदा करना। ठीक है दोस्तों, सो इस रिप्रोडक्शन की को हम प्रोक्रिएशन भी कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, या इसे हम ब्रीडिंग भी कह सकते हैं। ब्रीडिंग, क्या कह सकते हैं? ब्रीडिंग। और ब्रीडिंग का मतलब हम मैटिंग कहते हैं, मैटिंग। और मैटिंग का मतलब होता है जब अपोजिट सेक्स एक दूसरे के साथ मिलाप करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैटिंग। यानी चलो मैं इस तरह लिख देता हूं कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, तो ये थोड़ा आसान होगा। ठीक है, मैटिंग, राइट। रिप्रोडक्शन को प्रोक्रिएशन भी कहते हैं, इसका मतलब है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और इसे ब्रीडिंग भी कहते हैं, यानी मैटिंग जिसे कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। मैटिंग के दौरान जानदार क्या करते हैं? अपने गैमीट्स को फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन करते हैं कि डिफिनेशन क्या है। इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, कभी भी कोई नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है तो सारी जिंदगी यही एक मार्कर रहेगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है? कि ये अपने किस्म के नए जानदार पैदा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने अब्बू का बेटा हूँ, अब्बू अम्मी का बेटा हूँ। ठीक है, तो मैं, अम्मी और अब्बू, हम में बहुत से सिमिलैरिटीज हैं। एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि मेरे अम्मी और अब्बू भी इंसान हैं और मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो इसी तरह अपने किस्म के नए जानदार पैदा करना, इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो एबिलिटी, तो क्या करते हैं? टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। किस तरह के ऑफस्प्रिंग्स? ऑफ दियर ओन काइंड। अपने किस्म के नए जानदार पैदा करने को क्या कहते हैं दोस्तों? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये हुई पहली वाली डिफिनेशन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। अपने जिस्म के नए जानदार पैदा करना, नया नस्ल पैदा करना, इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली के बच्चे क्या होते हैं? बिल्ली के जैसे होते हैं। कुत्तों के बच्चे कुत्तों की तरह होते हैं। ठीक है,
आम का जो दरख्त होता है उसका जो छोटा दरख्त होता है, बच्चा होता है, वो किस तरह होता है? आम की तरह होता है। ठीक है, इंसान के बच्चे इंसान की तरह होते हैं। इसी तरह ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड का मतलब है कि अपने जैसे जानदार पैदा करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन लफ्ज का एक दूसरा मतलब भी है, इसका मतलब एक दूसरा मतलब भी हम निकाल सकते हैं। इट इज द एक्शन ऑफ कॉपीइंग समथिंग, राइट? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट मीन्स द एक्शन ऑफ कॉपीइंग समथिंग, किसी चीज को कॉपी करना, इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने वालिदैन का कॉपी हूं, हाँ क्यों नहीं, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। ठीक है, तो इसी तरह जब रिप्रोडक्शन होता है तो जानदारों के कॉपीज बनाए जाते हैं, जानदारों की तरह और जानदार, एक किस्म के जानदार की तरह और जानदार, वही नस्ल दर नस्ल जाते रहते हैं। तो इस लफ्ज का जो माना है वो असल ये है कि रिप्रोडक्शन में असल क्या होता है? जानदारों की कॉपीज बनाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड। तीसरी, द प्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अगर कोई पूछे रिप्रोडक्शन क्या है तो आपने एक डेफिनेशन नहीं, एक डेफिनेशन की जरूरत नहीं, अपने 2-3 बताने हैं। क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग की जगह आप दोस्तों न्यू जनरेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स या न्यू जनरेशन, इस तरह मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई मसला ना हो। न्यू जनरेशन बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोसेस या मेथड। तो अब इस बात से क्लियर हो गई कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह भी। तो ये हो गई हमारी क्या? तीसरी डिफिनेशन किस चीज की? रिप्रोडक्शन की। तो ये जो 2 डिफिनेशंस है इसे आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं, और ये भी आप अगर चाहे तो इट इज द एक्शन ऑफ कॉपीइंग समथिंग। ठीक है, राइट। अब दोस्तों रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है? क्यों होती है रिप्रोडक्शन? जानदार क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं? जानदार क्यों और नस्ल पैदा करते हैं? मतलब मैं अपने अब्बू से अम्मी से पैदा हुआ तो मुझे क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन करने की? ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का? इम्पोर्टेंस क्या है? तो अगर हम इम्पोर्टेंस को समझे तो हमें पता चलेगा कि रिप्रोडक्शन कितना जरूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर आपसे कोई पूछे कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है, किस लिए होता है, तो आपने चुप नहीं रहना, आपने बहुत से बातें बतानी है। कौन कौन सी बातें? फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात आपने ये बतानी है कि जो रिप्रोडक्शन है ये सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए। देखिए, अगर मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे जो आने वाले थे वो तो नहीं आएंगे ना। ठीक है, तो मेरी जो नस्ल थी वो तो स्टॉप हो गई। तो अब आगे जाकर मुझसे जो पैदा होने वाले थे वो तो पैदा नहीं हुए। तो जब नहीं हुए तो मेरे स्पीशीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप देखिए दुनिया में पहले बड़े बड़े डायनासोर्स हुआ करते थे, तो आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो रिप्रोडक्शन के लिए मुख्तलिफ किस्म के जगहों की ज़रूरत थी, जंगलात की ज़रूरत थी, बहुत बड़ी बड़ी जगहों की ज़रूरत होती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई, तो उन डायनासोर ने रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया और फिर उनके स्पीशीज़ क्या हो गए? एक्सटेंट हो गए, ख़त्म हो गए। तो सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए रिप्रोडक्शन इंतहाई जरूरी होता है। दूसरी अहम बात, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? कंटिन्यूटी ऑफ रेस के लिए जरूरी है। कंटिन्यूटी ऑफ रेस के लिए इंतहाई जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, हर एक जानदार की अपनी अपनी रेस होती है, अपनी अपनी तादाद होती है। तो हर जानदार कोशिश करता है कि अपने तादाद को मेंटेन रखे, अपने नस्ल को मेंटेन रखे, कम न होने दे।
दूसरे जानदारों से कम ना होने दें। तो वो क्या करता है, वो फर्दर रिप्रोडक्शन करता रहता है ताकि उसकी नस्ल और बढ़ती जाए। तो कंटिन्यूटी ऑफ रेस का मतलब है नस्ल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज एंड कंटिन्यूटी ऑफ रेस के लिए जरूरी है। तीसरी बात क्या है, बहुत अहम बात दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए ये इंतहाई जरूरी है। किस चीज के लिए, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। क्या मतलब है इस बात का, देखिए गौर से। जब पेरेंट्स रिप्रोडक्शन करते हैं तो दो सेल्स होते हैं, दो सेल्स से रिप्रोडक्शन होता है। एक मैटरनल होता है यानी मदर, एक पैटर्नल होता है। ठीक है, मदर के अपने जीन्स होते हैं और फादर के अपने जीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं कि माँ बाप बच्चे को अपने जीन्स दे देते हैं। ठीक है, अपना डीएनए ट्रांसफर करते हैं। डीएनए पर क्या होता है, जीन्स, और जीन्स में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं ना, कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब जीन्स में कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर भी जीन्स पर क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो क्या ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चे को, दिस इज ऑफस्प्रिंग। ये क्या है, ये ऑफस्प्रिंग है, और ये क्या है, ये पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स से बच्चों में क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, बताए जरा, कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये सब ड्यूरिंग किस प्रोसेस के दौरान होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान। तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए रिप्रोडक्शन इंतहाई जरूरी है। अगर मुझ में एक खास कैरेक्टर है, ठीक है, और मैं बच्चे पैदा ना करूं, तो मुझसे वो कैरेक्टर मेरे बच्चों में तो ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझ में ही रह गया। अगर मैं बच्चे पैदा करूंगा तो हो सकता है मुझसे वो खास कैरेक्टर मेरे बच्चों में ट्रांसफर हो जाए, और फिर उनके बच्चों में, और फिर उनके बच्चों में। तो ये कैरेक्टर इस तरह ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए रिप्रोडक्शन इंतहाई जरूरी है दोस्तों। चौथी बात क्या है दोस्तों, रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स के लिए इंतहाई जरूरी है। रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है, सेक्स सेल्स, राइट। चौथा इंपॉर्टेंस क्या है, चौथा इंपॉर्टेंस ये है, अगर रिप्रोडक्शन ना होगा तो मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज नहीं होंगे। आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, चलो मैं आपको कंप्लीट स्टेप बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर ये ओवम है, फीमेल ओवम है फॉर एग्जांपल, और ये क्या है, ये खतरनाक बंदा है जिसे हम मेल स्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों, ये मेल और ये फीमेल क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये क्या है, स्पर्म क्या है, गैमीट है, ओवा क्या है, गैमीट है। रिप्रोडक्शन के दौरान ये दोनों क्या करते हैं, ये फ्यूज होते हैं। देखिए ये जो ब्लैक कलर, रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये किसकी डीएनए है, स्पर्म की डीएनए है, और ब्लैक कलर में किसकी है, ओवम की डीएनए। बच्चे में किसकी आ गई, दोनों की। जब ये दोनों फ्यूज हुए तो फ्यूजन के बाद ये सेल बना। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स अगर ना होंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स के लिए इंतहाई जरूरी है। इसकी वजह से क्या होता है, फिर और बच्चे पैदा होते हैं, फिर क्या होता है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ रेस होती है, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज होती है। ठीक है दोस्तों, पांचवी बात, रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है। आपने 5-6 नहीं, बहुत से बातें बतानी है। पांचवी बात, न्यू जेनेटिक्स कॉम्बिनेशन होते हैं। देखिए यहां मैं लिख देता हूं, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं। इस बात का क्या मतलब है, देखिए दोस्तों गौर से, अगर रिप्रोडक्शन ना होगा, इधर देखें, दिस इज मदर एंड दिस इज फादर, और पैटर्नल फादर। अब गौर से देखें, जब मदर और फादर के जीन्स मिक्स हो रहे हैं, तो यहां देखिए इस जानदार में, इस बच्चे में जो जीन्स आ गए किसके हैं, मदर और फादर के। तो मदर और फादर के जीन्स एक दूसरे के साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए, तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो गई। आप अपने घर में अगर देखेंगे,
तो आज आपने इस तरह करना है कि जब अब्बू घर में आ जाए तो आपने अब्बू को गौर से देखना है और फिर जाके अपने आप को शीशे में देखना है कि आप में और अब्बू में क्या सिमिलरिटीज है, और फिर आपने जाके अपने आप को देखना है और फिर अम्मी को देखना है कि आप में और अम्मी में क्या सिमिलरिटीज है। तो मैं आपको 100% बताता हूं कि आप 100% बिल्कुल अब्बू पे नहीं गए होंगे, आप 100% बिल्कुल अम्मी पे नहीं गए होंगे। क्यों? क्योंकि आप में उनके, आपके अम्मी और अब्बू के वालिदैन के जो जीन्स है हो सकते हैं वो आए हो और आप में जो है एक्टिव हो गए हो, तो आप में थोड़े चेंजेस आ गए हो। तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से क्या आती है, बच्चों में थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन के लिए क्या जरूरी है, इंतहाई जरूरी बात क्या है कि आपने रिप्रोडक्शन करना है। ठीक है, छठी बात ये हो गई, पांचवी इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द सिक्स्थ इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो आपने कहना है कि जाइगोट फॉर्मेशन के लिए रिप्रोडक्शन इंतहाई जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जाइगोट फॉर्मेशन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होगी तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। व्हाट इज जाइगोट, लुक केयरफुली, दिस इज मदर ओवम। अगर ये ओवम है और ये क्या है, ये स्पर्म है, तो क्या हो रहा है, स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज हो गए और एक सेल बना दिया। ये हो गई ओवम की न्यूक्लियस, ये हो गई स्पर्म की न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो नया सेल बना इसे हम कहते हैं जाइगोट, जाइगोट। ठीक है, तो देखिए अगर ये दोनों मिलाप नहीं करते, अगर ये दोनों अपने सेक्स सेल्स को फ्यूज नहीं करते तो जाइगोट तो नहीं बनता। अगर जाइगोट नहीं बनता तो फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती। ठीक है, तो जाइगोट फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन इंतहाई जरूरी है। सातवीं बात यहीं पे क्लियर करता हूं, देखिए दोस्तों, जब ये स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स फ्यूज, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो अगर ये दोनों रिप्रोडक्शन नहीं करते, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो मेल और फीमेल के सेक्स सेल्स किस तरह मिक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ना होते तो फर्टिलाइजेशन ना होता, अगर फर्टिलाइजेशन ना होती तो जाइगोट नहीं बनती। तो फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। बहुत अहम बात है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 8, आठवां इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, इस बात का क्या मतलब है, हर जानदार की अपनी कम्युनिटी में एक खास तादाद होती है। ठीक है, हर एक जानदार की अपनी कम्युनिटी में एक खास तादाद होती है। अगर वो जानदार चाहती है कि मेरा जो बैलेंस है, मैंने जो तादाद है वो कंटिन्यू रहे, वो कम ना होने पाए, तो वो क्या करेंगे, उसे रिप्रोडक्शन करना होगा। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर इंसान चाहता है कि उसके जो उसका जो तादाद है, उसकी जो नस्ल है वो बरकरार रहे और कम ना होने पाए, तो वो क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन तो जरूर करेगा। तो रिप्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस के लिए इंतहाई जरूरी है। नंबर 9 इंपॉर्टेंस, आपने 4-5 नहीं बहुत से बातें बतानी है। 9 क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। यस, रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसे कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं चेंजेस को कहते हैं। दोस्तों देखिए गौर से, पिछले जमाने में, पुराने जमाने में इंसान कितने बड़े बड़े हुआ करते थे, जानवर कितने बड़े बड़े हुआ करते थे। अब कद छोटे हो गए, बदन के साइज छोटे हो गए, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होते गए। किस चीज की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते गए। ठीक है, नए नए कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए, तो क्या हो गया, इवोल्यूशन आ गया, जानदारों में तब्दीलियां आ गई। ठीक है, तो इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन इंतहाई जरूरी है। और आखिरी बात जो है, रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरिएशन।
वेरिएशन भी चेंजेस को कहते हैं, यानी जानदार बिल्कुल बदल गया। पुराने ज़माने में जानदारों के कद, इंसानों के कद बहुत लंबे लंबे और इंसान बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। अब देखें बिल्कुल छोटे हो गए कद, तकरीबन 5-6 फुट तक, 4 फुट तक आ गई कद, और इस तरह उनके बदन के साइज भी छोटे छोटे होते गए। तो ये वेरिएंट हो गए, बिल्कुल अपने आबा व अजदाद से बिल्कुल छोटे हो गए, बिल्कुल तब्दील हो गए, बदल गए। तो ये किस वजह से? ये सब रिप्रोडक्शन की वजह से आ गई। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपने 10 बातें, तो इनमें से अगर 5, 6, 7 आप बता दे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर कोई पूछे तो इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपने ये बताना है कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर ये रिप्रोडक्शन ना होगा तो ये सब बातें नहीं होगी, नस्लें नहीं होंगे, नए जानदार नहीं बनेंगे। तो ये है रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस। अब आते हैं और देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं? यहां पे हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल को हम समझते हैं, ये जो देयर आर 2 टाइप्स। चलो मैं लिख देता हूं कितने टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सेक्सुअल जो लफ्ज है ये निकला है सेक्स से, और सेक्स का मतलब है टू डिवाइड। सेक्स का मतलब है टू डिवाइड। चलो इस बात की जरूरत नहीं है तो मैं वहां नहीं लिख देता हूं। सेक्सुअल मतलब, सेक्स का मतलब है टू डिवाइड, यानी तकसीम हो जाना, बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना। चलो ठीक है, सेक्सुअल कौन सा रिप्रोडक्शन है? वो रिप्रोडक्शन जिसमें, देखिए गौर से, मैं यहां तस्वीर बना देता हूं। वो रिप्रोडक्शन जिसमें ठीक है, देखिए गौर से, दिस इज अ फीमेल, राइट, इसकी आंखें और ये इसकी आंखें। ठीक है, तो दिस इज अ फीमेल एंड दिस इज अ मेल। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, इसमें इन दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए गौर से, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, the type of reproduction in which offsprings are produced by organisms of opposite sex। ठीक है, देखिए यहां इसका जो सेक्स है और इसकी जो सेक्स है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि ये फीमेल है, फीमेल का अपना सेक्स ऑर्गन, सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों सेक्स में दोनों अपोजिट है, तो इन दोनों को हम इस तरह लिखते हैं, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, तो जब अपोजिट सेक्स वाले 2 जानदार रिप्रोडक्शन करते हैं तो इस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक बार फिर बताता हूं, जब अपोजिट सेक्स वाले 2 जानदार रिप्रोडक्शन करते हैं, नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, तो इस किस्म के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो लिखते हैं, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय कंबाइनिंग ऑफ genetic information from individuals of opposite sex. A type of reproduction, एक सिंपल डिफिनेशन पहले लिख देता हूं, a type of reproduction in which new organism is produced by 2 parents। ठीक है, 2 पेरेंट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाए,
तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही डेफिनेशन अपनी, ये मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी, अब ये वाला लिखता है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, इट इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, राइट, by combining, अभी मैं आपको समझाता हूं इस डेफिनेशन को क्लियर, by combining genetic materials of two organisms having opposite sexes। देखते हैं इस डिफिनेशन को, समझते हैं। अगर कोई इस डिफिनेशन को समझा तो मेरे ख्याल से ही विल बी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखिए हम क्या करते हैं कि न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, ये बात तो सही है कि जब रिप्रोडक्शन होगी तो नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। किस तरह से? दो जानदारों के जेनेटिक मटेरियल्स को कंबाइन करते हैं। इधर आ जाए, इस डायग्राम से समझते हैं। ये फीमेल क्या है? ओवम है। क्या है दोस्तों? दिस इज फीमेल ओवम, वेरी गुड। और यहां पे क्या बनता है? मेल में क्या बनता है? मेल में स्पर्म बनता है, ठीक है। तो स्पर्म में क्या होगी? अपनी जेनेटिक मटेरियल। ओवम में क्या होगी? अपनी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल्स, दो अपोजिट जानदारों के जेनेटिक मटेरियल्स को हम कंबाइन करेंगे इस तरह से। देखिए हमने ओवम के साथ, या चलो हम इस तरह करते हैं कि स्पर्म को यहां ले आते हैं। हमने स्पर्म को यहां लाया, इसके साथ हमने स्पर्म को कंबाइन किया। तो जब हमने स्पर्म को कंबाइन किया तो ये बना क्या? जाइगोट बना। अब इस जाइगोट से क्या बनेगा? नया इंडिविजुअल, ठीक है। तो हमने क्या किया कि दो अपोजिट सेक्स वाले ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल्स को कंबाइन किया और उससे एक नया जानदार पैदा किया। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Once again, listen once again. Whenever we combine the genetic materials of two organisms of opposite sex, यानी एक मेल होगा एक फीमेल होगा, इस तरह नहीं है कि दो मेल या दो फीमेल से, इस तरह नहीं होता। एक मेल होगा एक फीमेल, इस मेल और फीमेल के सेक्सेस दोनों के अपोजिट है। तो इन दोनों के सेक्स सेल्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो इस सेक्स सेल से क्या बनेगा? नया जानदार बनेगा और क्या होगी? रिप्रोडक्शन होगी। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल इसके बरअक्स है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेकंड वन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों इस ए का मतलब यहां पे क्या है? ए का मतलब है नॉट। नॉट क्या? सेक्सुअल। जो सेक्सुअल नहीं है, यानी सेक्सुअल अगर नहीं है तो सेक्सुअल में हमने दो अपोजिट जानदारों के सेक्स सेल्स को कंबाइन किया था, और यहां सेक्सुअल नहीं है तो यहां पे सेक्स सेल्स की जरूरत नहीं है। यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स की जरूरत नहीं है। यहां पे दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। तो सिंपल बात है। तो व्हाट इज asexual reproduction? It is a type of reproduction in which individuals are produced from one parent, ठीक है। type of reproduction in which new organisms are produced from only one parent।
एक ही पेरेंट से क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है 2, ओनली वन पेरेंट। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल। यार आसान बात है, ए मीन्स नॉट, जो सेक्सुअल ना हो, जो सेक्सुअल ना हो तो उसमें जेनेटिक मटेरियल्स की कॉम्बिनेशन नहीं होगी, अपोजिट सेक्सेस की जरूरत नहीं होगी, दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, इस लेक्चर के लिए यहां तक काफी है। हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है और रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है। टाइप्स पे मैं आने वाले लेक्चर में और भी फोकस करूंगा, आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी डिफरेंसेस हैं वो बताऊंगा, ताकि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको सारी बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आगे लेक्चर में। अगर दोस्तों लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और लेक्चर्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। खुदा हाफिज़।